वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हमने विलियन टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए थे। बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन या बोल सकते हो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। सर्वप्रथम बात करें बच्चों अपने, ये वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। तो वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के लिए कहूं तो एक विज्ञान की या रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें अपने रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में संबंध एवं अंतरा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब सीधा सा है कि अपने रसायन विज्ञान में एक ऐसी शाखा, जिस शाखा में आपके जो ऊर्जा होती है, रासायनिक पदार्थों की ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा जिसे कहते हैं, और वैद्युत ऊर्जा जो होती है आपके, इन दोनों ऊर्जाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन या एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन भी किसमें करते हैं, वैद्युत रसायन में किया जाता है। तो देखो इसकी परिभाषा ये जो लिखी है, इसी परिभाषा को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी आपके रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में संबंध एवं अंतरा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो ऊर्जाएं होती है मोस्टली उन ऊर्जाओं में वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इनमें संबंध का अध्ययन करते हैं और इनको एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन भी किया जाता है। तो यह है बच्चों आपके वैद्युत रसायन। स्क्रीनशॉट लो लेंगे इसका। अब बच्चों वैद्युत रसायन में बात करते हैं हम सबसे पहले। वैसे बच्चों वैद्युत रसायन में जो अध्ययन करते हैं, इसमें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो दो भाग में करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम वैद्युत रासायनिक सेल का, वैद्युत रासायनिक सेल और इससे संबंधित क्रियाओं का, और एक पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो इस पूरे चैप्टर में हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में वैद्युत रासायनिक सेल और इससे संबंधित जितने भी पद है उन सभी का, या इससे संबंधित जितने भी सेल है उन सभी का अध्ययन करेंगे। और एक वैद्युत अपघटनी सेल जिसमें वैद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन से संबंधित अन्य पद जो है आपके, उन सबका अध्ययन किया जाता है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं इसमें वैद्युत रासायनिक सेल, या विद्युत भी बोल सकते हो इसको, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो देखो विद्युत रासायनिक सेल, इस सेल की चर्चा करें हम, तो इस सेल की चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल जो है, ये एक ऐसी युक्ति होती है, कह सकते हैं एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसा परिपथ होता है जो रासायनिक ऊर्जा जो होती है, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो है, कोई भी आपके केमिकल है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा। जैसे तेजाब होता है आपके गाड़ी मोटर में जो बैटरी काम में आती है, या अपने घरों में जो इन्वर्टर आता है उसमें एक रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, तो उस पदार्थ की एनर्जी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। और उस रासायनिक ऊर्जा को बदला किसमें जाता है, वैद्युत ऊर्जा में। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा सेल
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है, रूपांतरित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये तो ये बच्चों इसकी परिभाषा है। ऐसा कोई भी सेल जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का गुण है, वो सारे सेल विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आते हैं, या उन सभी सेलों को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बच्चों विद्युत रासायनिक सेल के कुछ गुणों की बात करें तो देखो, सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इसमें आपके रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, या कह सकते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स में आप कह सकते हो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। उपचय अपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। विद्युत रासायनिक सेल में जब ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो उस दौरान परिपथ में जो अभिक्रियाएं होती है वो समस्त अभिक्रियाएं कैसी होती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं, अर्थात उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। 11th क्लास में पढ़ा था हमने। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऋण विद्युती का जुड़ना, धन विद्युती का निकलना, या कह सकते हैं पदार्थ के ऑक्सीकरण में वृद्धि होना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये सारे उपचयन या ऑक्सीकरण के अंतर्गत आते हैं। और अपचयन में बिल्कुल अपोजिट उपचयन का, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, धन विद्युती का जुड़ना, ऋण विद्युती का निकलना, ऑक्सीकरण में कमी होना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये विद्युत रासायनिक सेल कौन सी अभिक्रियाओं में संपन्न होता है? कौन सी अभिक्रिया होती है विद्युत रासायनिक सेल में? तो आपके होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। और बच्चों एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है। ये क्या होता है? स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। रेडॉक्स अभिक्रियाएं इस सेल में स्वतः ही होती है। इस सेल में नियमित रूप से स्वतः अभिक्रियाएं होती रहती है। इसके बाद बच्चों अगली बात करें तो बच्चों जो आपके विद्युत रासायनिक सेल होता है, इस सेल को गेल्विनी सेल भी कहा जाता है। गेल्विनी सेल। और गेल्विनी सेल कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि गेल्विनी नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में इस प्रक्रम का अध्ययन किया था या बनाया था। इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसको वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे गेल्विनी एक वैज्ञानिक थे, वैसे वोल्टा करके भी एक वैज्ञानिक थे। तो उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर गेल्विनी सेल और वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आ जाए गेल्विनी सेल किसे कहते हैं? तो यही परिभाषा, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरित करता है, चेंज करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल के अतिरिक्त गेल्विनी सेल और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और इन दोनों नाम रखने के पीछे खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे, उन्हीं के आधार पर इनको ये सेल भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका भी। अब बच्चों इस विद्युत रासायनिक सेल या गेल्विनी सेल है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो 11th क्लास में था वहां पर हमने अध्ययन भी किया था विद्युत रासायनिक सेल या गेल्विनी सेल। गेल्विनिक भी कहा जाता है इसको। तो इस सेल की बात करें तो देखो जो इस सेल में हम पढ़ेंगे, इस सेल को 3 चरणों में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें एक को लेते हैं परिपथ चित्र, और इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं डेनियल सेल, जो इसका एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है। तो आपसे बात पूछ ले डेनियल सेल क्या है? तो डेनियल सेल एक गेल्विनी सेल या वोल्टीय सेल या एक विद्युत रासायनिक सेल। इसमें एक तो पढ़ेंगे हम परिपथ चित्र। परिपथ चित्र का अध्ययन करने के बाद दूसरा अध्ययन करेंगे बच्चों इसमें हम बनावट, और तीसरा अध्ययन करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। ये 3 बातों का इसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, अपने गेल्विनी सेल, वोल्टीय सेल या डेनियल सेल के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर परिपथ चित्र। डेनियल सेल का परिपथ चित्र बनाते हैं।
जो आपको गैल्वेनिक सेल के लिए आए, चाहे विद्युत रासायनिक सेल के लिए आए, चाहे डेनियल सेल आए, परिपथ चित्र आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम में, तो बनाना कैसे? तो देखो इसमें सर्वप्रथम दो पात्र लेते हैं। ये एक पात्र लिया हमने, इसी प्रकार एक दूसरा पात्र ले लेते हैं। दोनों पात्र जो है, इन पात्रों में हम पदार्थ भर देते हैं। एक पात्र में भर देते हैं जो बाईं ओर या लेफ्ट साइड उपस्थित है, इस पात्र में भर देते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और दूसरा पात्र जो लेते हैं बच्चों, इस पात्र में भर देते हैं हम कॉपर सल्फेट। डेनियल सेल में एक तो लेते हैं हम पात्र जिसमें ले लेते हैं जिंक सल्फेट, और इसी प्रकार एक दूसरा पात्र लेते हैं, इस पात्र में ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। ये दो पात्र लिए। अब बच्चों जो आपके पात्र जिसमें जिंक सल्फेट लिया है, उसमें हम एक जिंक धातु की छड़ व्यवस्थित कर देते हैं, इसमें छड़ व्यवस्थित कर देते हैं हम जिंक धातु की। और दूसरा सेल जो आपके दूसरा पात्र सॉरी जिसमें कॉपर सल्फेट, उसमें छड़ लगा देते हैं कॉपर की। तो ये आपके जिंक की छड़ है, और दूसरी तरफ जो आपको कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है, इसमें जो छड़ है वो है कॉपर की छड़, कॉपर धातु की छड़। इसके अतिरिक्त बच्चों ये जो आपके जो हमने धातु की छड़ ली है या कह सकते हैं धातु के तार लिए, इन दोनों तारों को हम सेल या बैटरी के साथ संयोजित कर देते हैं। किसी सेल या बैटरी के साथ वैसे नहीं संयोजित करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको संयोजित करते हैं। कब करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहले प्रारंभ में नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसमें एक पूंजी लगा देते हैं। और ये इसको इन दोनों सेलों को किसी चालक तार की सहायता से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। दोनों सेलों को एक चालक तार की सहायता से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये अपने पास अभी भी बच्चों ये परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है, तो इस परिपथ को पूर्ण बनाने के लिए इसमें एक हम उल्टे यू आकार की कांच की नलिका लगाते हैं। एक कांच की नलिका व्यवस्थित करते हैं जो उल्टे यू आकार की होती है। और बच्चों इस नलिका के दोनों छोर जो होते हैं वो खुले होते हैं, जिनमें कोई डाट लगी होती है, जिनमें डाट लगी होती है। और जो ये आपके इस कांच की नलिका होती है, इस कांच की नलिका का नाम होता है लवण सेतु। इसको उल्टी यू आकार की कांच की नलिका जो है, इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। और इस लवण सेतु में आपके संतृप्त विलयन भरे होते हैं, इसमें संतृप्त विलयन भरे होते हैं। लवण सेतु में जो विलयन होते हैं वो आपके संतृप्त होते हैं, और ये विलयन हो सकते हैं आपके KCl हो सकता है, कई जगह KCl लेकर आप KNO3 भी ले सकते हो, या आप NH4NO3 इनमें से भी ले सकते हो। तो देखो बनावट भी किया गया, एक और वापस सुनो, यही आपकी फिर इसमें बनावट हो जाएगी जो परिपथ चित्र बनाया हुआ। तो इसमें परिपथ चित्र तो आपको दिखाई दे रहा है, एक पात्र है जिसमें आपने जिंक सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट में जो धातु की छड़ लगाई है वो कौन सी है, जिंक धातु की छड़। दूसरी ओर आपने एक पात्र लिया है, उस पात्र में आपने कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य भरा है, और कॉपर सल्फेट में आपने जो छड़ व्यवस्थित की है वो किसकी है, कॉपर धातु की छड़। और दोनों को किसी चालक तार की सहायता से, चालक तार की सहायता से दोनों छड़ों को आपस में जोड़ दिया, और बीच में एक हमने क्या लगा दी, पूंजी व्यवस्थित कर दी इसमें। यह आपका क्या है, परिपथ चित्र है। और इसमें दोनों परिपथों को या इस पूरे परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों पात्रों को एक लवण सेतु जो उल्टे यू आकार की कांच की नलिका है, इससे जोड़ दिया। यह होता है जो डेनियल सेल का आरेख, परिपथ चित्र जिसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो देखिए एक बार। अब बच्चों ये जो स्क्रीनशॉट लिया, तो देखो इसकी बनावट की बात करते हैं। बनावट में आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो क्रिया आपने चित्र बनाते समय की से उसी क्रिया को आपको लिखना है। तो करते हैं स्टार्ट इसमें बनावट की बात। सबसे पहले बनावट, तो देखो बनावट क्या है, सर्वप्रथम एक पात्र लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का विद्युत अपघट्य भरते हैं, और जिंक सल्फेट का जो विद्युत अपघट्य भरा है उसमें जिंक धातु की एक छड़ व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा पात्र लेते हैं, और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य भरते हैं, और कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघट्य में कॉपर धातु की छड़ को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और दोनों छड़ों को किसी चालक तार की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं, और बीच में एक कुंजी लगा देते हैं। तथा परिपथ को पूर्ण करने के लिए पात्रों के मध्य एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका व्यवस्थित करते हैं,
जिसे लवण सेतु कहते हैं। और इस लवण सेतु में या इस कांच की नलिका में KCl या KNO3 या NH4 NO3 या और भी विद्युत अपघट्य होते हैं, उनका संतृप्त विलयन भरा रहता है। उनका क्या होता है? संतृप्त विलयन भरा रहता है। और मोस्टली बच्चों इस पात्र में, इस पूरे अपने डेनियल सेल में, ये जो संतृप्त विलयन है इस लवण सेतु में, ये आपके अक्रिय विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये इसकी वजह की बनावट। लिखने आप अपनी खुद की लैंग्वेज प्रयोग कर सकते हो लिखने के लिए, जैसे मैंने बोला सेम वैसे लिखना लिख सकते हो। अपने हिसाब से भी शब्दों का चयन कर सकते हो कि एक पात्र लिया जिसमें जिंक सल्फेट डालते हैं, जिसमें जिंक धातु की छड़ व्यवस्थित करते हैं। इसी प्रकार दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य लेते हैं, उसमें कॉपर की छड़ लगाकर दोनों छड़ों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ते और बीच में कुंजी लगा देते हैं। और परिपथ को पूर्ण बनाने हेतु एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका व्यवस्थित करते हैं, जिसे लवण सेतु कहते हैं, जिसमें KCl या KNO3 का संतृप्त विद्युत अपघट्य या विलयन भरा होता है। ये होती है बच्चों परिपथ के बाद इसकी बनावट। तो परिपथ चित्र आपको याद है तो आप बनावट लिख सकते हो, और बनावट याद है तो आप चित्र बना सकते हो। फिर बच्चों इसमें तीसरा लेते हैं क्रियाविधि। अब देखो बच्चों इसमें क्रियाविधि में क्या होता है, ये अपनी क्रियाविधि जो होती है, क्रियाविधि में क्या होता है, जिंक धातु की जो छड़ है, जिंक धातु की छड़ धीरे धीरे घुलती जाती है। जिंक धातु की छड़ धीरे धीरे घुलेगी और इसमें से जिंक धातु की छड़ में से Zn+2 के रूप में आयन जो है वो Zn जो है इसमें चले जाते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल में जिंक धातु की छड़ धीरे धीरे जिंक सल्फेट में घुलती है, और जिससे होता है क्या, इस जिंक सल्फेट में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता इंक्रीज होती है या बढ़ती है, इसमें जिंक सल्फेट में। इसी प्रकार जो कॉपर सल्फेट का जो विद्युत अपघट्य होता है, इसमें लगी कॉपर की छड़ जो होती है, इस कॉपर की छड़ पर कॉपर निक्षेपित होता है या एकत्रित होता है। कॉपर क्या होता है, इसमें निक्षेपित या एकत्रित होता रहता है, जिससे देखो होगा क्या, जिंक की छड़ तो घुल रही है, मतलब ये धीरे धीरे पतली होगी, और कॉपर की छड़ पर कॉपर निक्षेपित हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे क्या होगी, इसका आकार बढ़ जाएगा या ये मोटी होती जाती है। अब बच्चों जैसे ही जिंक की छड़ घुल रही थी जिंक सल्फेट में, तो क्या हो रहा था, Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही थी, लेकिन कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है वो कॉपर की छड़ पर निक्षेपित होंगे, तो इसमें Cu+2 आयनों की सांद्रता घटती है। सांद्रता क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती है। ये होती है बच्चों इसमें क्रिया। अब देखो इस क्रिया में हुआ क्या, जिंक धातु की छड़ Zn+2 आयनों में बदल रही है, मतलब Zn से ये जा रही है किसमें, Zn+2 में बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Zn धातु जो है इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी यहाँ पर जिंक की छड़ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। और बच्चों इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन जो है वो कॉपर के रूप में कॉपर की छड़ पर निक्षेपित हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो है वो किसमें बदल रहे हैं, आपके कॉपर धातु में। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, तो ये कॉपर में बदल रहा है, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होती है क्रिया, अपचयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया। अब बच्चों जब जिसका ऑक्सीकरण होता है, सेल में एनोड और कैथोड कोई भी बनाए, इन पर चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनोड जो होता है वो हमेशा वही इलेक्ट्रोड होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या है, एनोड है। ये इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर, एनोड। और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, इसलिए कॉपर की छड़ वाला इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड बनाता है। क्या बनाता है ये, कैथोड। अब बच्चों देखो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा है वो आपके जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है। और बच्चों सेल में धारा का प्रवाह सदैव हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, तो ये इधर होगा धारा का प्रवाह। तो धारा का प्रवाह डेनियल सेल में किधर हो रहा है, कॉपर से जिंक की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है,
जिंक से कॉपर की ओर। तो देखो इसको पूरा लिखते हैं। तो एक तरफ तो ले लिया मैंने Zn इलेक्ट्रोड, अपने यहां ऑक्सीकरण हो रहा है Zn का, तो ये आ गया आपके Zn इलेक्ट्रोड, जो किसका काम कर रहा है, एनोड का। और दूसरी तरफ क्या है आपके कॉपर, जिसका अपचयन हो रहा है। तो ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बच्चों आपके कैथोड का। और बच्चों यहां पर जिंक आपके जो एनोड बना रहा है ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड। अब देखो इसमें क्रिया क्या क्या हुई। सबसे पहले Zn इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जबकि यहां पर कॉपर आयन क्या कर रहा है, Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसीलिए अपचयन हो रहा है, इसीलिए ये कैथोड बना रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद ZnH2 जो आपका विद्युत अपघट्य, इस विद्युत अपघट्य में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, भूल रही है Zn की छड़, और वो किसमें जा रहा है, Zn+2 के रूप में Zn सल्फेट में, तो ये आपके Zn की सांद्रता बढ़ती है। जबकि बच्चों कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य जो है, कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य, इसमें से कॉपर आयन कॉपर में बदल के कॉपर की छड़ पर निक्षेपित हो रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य हुई, विद्युत अपघट्य। तो इस विद्युत अपघट्य में Cu+2 आयनों की सांद्रता घटती है, की सांद्रता घटती है। ये मोस्टली क्रिया हो रही है कि जिंक धातु की छड़ धीरे धीरे घुल रही है, अर्थात जिंक से Zn+2 में बदल रही है, अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए एनोड बनाता है। और जिंक सल्फेट में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ती है, जबकि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर की छड़ पर निक्षेपित हो रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य में कॉपर आयनों की सांद्रता घटती है, जबकि कॉपर की छड़ जो होती है उस पर कॉपर निक्षेपित होने का वो बढ़ती है। तो Zn की छड़ घुलने के कारण पतली होती है, पतली होती है, और कॉपर की छड़ पर कॉपर का निक्षेपण होने के कारण ये बढ़ती है या मोटी होती है, मोटी जाती है, मोटी होती जाती है। अब जो यहां पर अपने जिंक और कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो क्रियाएं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपके Zn से कॉपर की ओर हो रहा है, और बच्चों धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो धारा का प्रवाह जो होता है वो आपके कॉपर छड़ से Zn की ओर हो रहा है। ये होती है बच्चों आपके मोस्टली डेनियल सेल जो है, इस सेल में होने वाली क्रियाएं एनोड पर और कैथोड पर। इनका भी स्क्रीनशॉट लो देंगे एक बार। और तो यहाँ पर क्रियाविधि में आपको ये लैंग्वेज याद रहती है तो रखनी है, लेकिन अगर लैंग्वेज याद नहीं है तो आप क्रियाविधि में डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्रियाविधि में एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन बोल सकते हो, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है ये इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में होती है, अर्ध अभिक्रिया या रिएक्शन। तो देखो अर्ध अभिक्रिया हो कौन सी रही है, तो सबसे पहले
Zn की छड़ होती है ठोस अवस्था में, समय के साथ ये घुलती जाती है Zn+2 आयनों के रूप में, अर्थात इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तो ये क्रिया होती है जो आपके एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया में। और फिर बात कर लेते हैं कैथोड पर। कैथोड जो आपके पॉजिटिव है पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अगर अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखनी है आपको, अर्ध अभिक्रिया, तो आपकी जो अर्ध अभिक्रिया होगी इसमें क्या होगा, कॉपर आयन होता है विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट में, और ये कॉपर आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक त्यागता है वो बाह्य परिपथ की सहायता से प्रवाहित होते हैं। इनको ये ग्रहण करके कॉपर सल्फेट में से कॉपर में बदल जाता है जो कॉपर पर निक्षेपित होता है। तो ये होती है बच्चों आपके कैथोड पर अपचयन अर्ध रिएक्शन। अगर पूर्ण सेल रिएक्शन लिखनी है आपको, अब लिख देते हैं इसमें हम पूर्ण सेल रिएक्शन। पूर्ण सेल रिएक्शन, अगर आपको किसी सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है तो आपको नॉर्मली करना क्या है, जो आपके अर्ध रिएक्शन है इन दोनों अर्ध रिएक्शनों को जोड़ना होता है, और जोड़ते समय जो दोनों अभिक्रियाओं के अभिकारक है उनको एक तरफ लिखते हैं और उत्पादों को एक तरफ, यानी तीर के निशान से पहले अभिकारक लिख दो, तीर के निशान के बाद उत्पाद। तो देखो ये Zn ले लिया ठोस अवस्था में, इसमें से ले लिया कॉपर आयन विलयन प्रावस्था में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीर का निशान। अब उत्पाद लिख देते हैं Zn+2, और ये ले लिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया आपके कॉपर ठोस अवस्था में, और ये आपके विलयन प्रावस्था में। तो बच्चों दोनों अभिक्रियाओं में 2-2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, तो इन 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो अब आपके शेष रिएक्शन क्या बन गई, पूर्ण सेल रिएक्शन, जो आप क्या लिख सकते हो, Zn प्लस रह गया आपके Cu+2, ये ठोस अवस्था में, ये विलयन प्रावस्था में। इधर क्या बन गया, Zn तो बन गया, Zn आयन में बदल गया, और कॉपर ठोस अवस्था में बदल गया। ये होती है बच्चों इस सेल की पूर्ण रिएक्शन। ये लिखो तो भी बढ़िया, ये नहीं लिखते हो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो ये इसकी क्रियाविधि है जो सेल में हमने बात की थी। संपूर्ण क्रियाविधि का निष्कर्ष ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों बात करते हैं इसी डेनियल सेल में, जो आपके विद्युत रासायनिक सेल में हम डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, इस डेनियल सेल के विभव की बात करते हैं। तो डेनियल सेल में 1.10 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। कुल विभव क्या होता है, 1.10 वोल्ट का विभव होता है। अब देखो यहाँ 3 शर्तें लगाते हैं। पहली शर्त लगाते हैं हम, अब बाह्य विभव लगाते हैं। ये तो सेल में स्वतः उत्पन्न हुआ विभव है। अगर हम बाह्य विभव लगाएं और हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य विभव जो है वो इसके बराबर है, बाह्य विभव 1.10 वोल्ट लगा देते हैं हम, इतना बाह्य विभव लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में एनोड और कैथोड में जो अभिक्रिया हो रही थी वो अभिक्रिया रुक जाएगी। तो बाह्य विभव 1.10 वोल्ट हो तो एनोड तथा कैथोड पर अभिक्रियाएं नहीं होगी। अगर बाह्य विभव हम डेनियल सेल में उत्पन्न विभव के बराबर बाह्य विभव अध्यारोपित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में एनोड और कैथोड पर जो ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या रुक जाएगी। यदि बच्चों बाह्य विभव का मान जो है अपने द्वारा लगाया गया बाह्य विभव 1.10 वोल्ट से कम लगाते हैं, 1.10 वोल्ट से कम बाह्य विभव लगा रहे हैं, तो अपने क्या होगा, एनोड जो है एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, यानी जिंक जो है वो Zn+2 आयनों में बदलता रहेगा, Zn से Zn+2 ये क्रिया होती रहेगी। जब बाह्य विभव का मान डेनियल सेल में उत्पन्न विभव जो है उससे कम है तो सेल की क्रियाविधि में कोई अंतर नहीं आएगा, और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती रहेगी। कैथोड पर अपचयन की क्रिया नियमित चलती रहेगी या निरंतर चलती रहेगी, और जो कॉपर आयन है
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और किसमें बदलते रहेंगे, कॉपर धातु में, ये क्रिया होगी। लेकिन बच्चों यदि हम हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य विभव जो है, अगर हम बाह्य विभव 8.80 वोल्ट से अधिक लगाते हैं, अधिक हो, जैसे सेल में उत्पन्न विभव से ज्यादा विभव लगा देंगे तो बच्चों क्रियाएं क्या होगी, रूपांतरित हो जाएगी। और जो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था वो क्रिया बदलकर Zn+2 ये जो है वो पुनः बदल जाएगा किसमें, अपने Zn धातु में, जो पहले अपने एनोड था इस एनोड पर अब ये क्रिया होने लग जाएगी। और कैथोड पर जो क्रिया होगी आपके वो भी बदल जाएगी, और कैथोड पर आपके क्रिया ये होने लग जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जैसे ही बाह्य विभव आप 8.80 वोल्ट से अधिक लगा दोगे तो डैनियल सेल जो विद्युत रासायनिक सेल है वो विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करने लग जाता है। तो कई बार अपने आ जाता है कि डैनियल सेल में उत्पन्न विभव कितना होता है, तो वो होता है 8.80 वोल्ट। अगर बाह्य विभव डैनियल सेल में उत्पन्न विभव के बराबर बाह्य विभव लगाते हैं तो क्या होगा, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड ऊपर होने वाली अभिक्रियाएं रुक जाएगी। अगर डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल में उत्पन्न बाह्य विभव से कम बाह्य विभव लगाते हैं तो क्या होगा, तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण और कैथोड पर कॉपर आयनों का कॉपर में अपचयन होगा। और अगर बच्चों बाह्य विभव जो है वो आप 8.80 वोल्ट या डैनियल सेल में उत्पन्न विभव से अधिक लगा देते हो तो फिर डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया विपरीत हो जाएगी और डैनियल सेल जो विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित हो जाता है, जो एक अस्वतः प्रक्रम में आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देखें। यह होता है बच्चों आपके डैनियल सेल में बाह्य विभव का प्रभाव देख लिया, डैनियल सेल का परिपथ चित्र बनावट और क्रियाविधि देख ली। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आगे। अब बच्चों देखो सेल में जो अपने ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों की बात कर लेते हैं तो इनमें क्या होता है, अपने इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। अपने इलेक्ट्रोड विभव से मतलब क्या है, तो देखो इलेक्ट्रोड विभव से अपना सीधा मीनिंग क्या है भाई, अपने डैनियल सेल में दो क्रियाएं देखी हमने, एक में तो क्या हो रहा था, Zn जो है वो बदल रहा था Zn+2 आयनों में, और एक में कॉपर+2 आयन है वो बदल रहे थे आपके कॉपर धातु में। यही तो क्रिया हो रही थी इसमें अपने, अरे यही हो रही है। मतलब देखो इसको भी देखो Zn क्या धातु और ये बदल किसमें रहा, धातु आयन में। आवेश सभी धातु पर समान तो आएगा नहीं तो +n लिख देता हूं। और यह क्या हो रहा है, धातु आयन जो है वो किसे में बदल रहा है, धातु में। तो ये क्रियाएं हो रही है अपने पास। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा लिखूं तो देखो इलेक्ट्रॉन विभव का मतलब क्या है, या तो जब धातु से धातु आयन बने या धातु आयन से धातु। तो सेल में किसी भी इलेक्ट्रोड पर धातु से धातु आयन या धातु आयन से धातु बनती है या परिवर्तन होता है तो उस समय उस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो किसी सेल में धातु मेटल से धातु आयन या धातु आयन से धातु आयन से धातु में परिवर्तन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड मतलब वो धातु की जो छड़ है, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव
इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। उत्पन्न विभव ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये होता है जो इलेक्ट्रोड विभव, यानी चाहे धातु धातु आयन में बदल रही हो तो भी उस पर जो परिवर्तन होगा वो उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा, और चाहे किसी इलेक्ट्रोड में धातु आयन का धातु में परिवर्तन हो रहा है तो भी उत्पन्न विभव जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव अपने कितने हो गए? दो हो गए। कौन कौन से? तो देखो, एक तो हो गया आपके एनोड या ऑक्सीकरण विभव, एनोड या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, एनोड या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा हो जाएगा बच्चों आपके कैथोड या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये दो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, तो देखो इन दोनों की चर्चा करते हैं। एनोड या ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? धातु से धातु आयन बदलना। तो जब किसी इलेक्ट्रोड पर धातु से धातु आयन का निर्माण हो रहा है, अर्थात जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया चाहे धातु आयन जो है उस पर आवेश बढ़ जाता हो, जैसे +2 से +3 में, तो वो भी ऑक्सीकरण है। कुल मिलाकर जब किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और उस ऑक्सीकरण की क्रिया में जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को एनोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे इलेक्ट्रोड को इससे इसको ई एनोड से दर्शाते हैं। इसी प्रकार बच्चों जब किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, अर्थात धातु आयन से धातु में बदल रहा है या कोई धातु आयन अपने आवेश को कम कर रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड में जो विभव उत्पन्न होता है उसे कैथोड विभव या अपचयन विभव कहते हैं, जिसे ई कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। तो ये बच्चों अपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव तक का टॉपिक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट याद करना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो आप वापस कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्लास को रिपीट कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।